नमस्कार, देवेंद्र कुमार का गौतम क्लासेस में स्वागत है। क्या हार में क्या जीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं, तिल तिल जलूंगा पर मैं दया की भीख लूंगा नहीं। श्री मंगल श्री सुमन और अटल बिहारी वाजपेयी की सबसे प्रिय पंक्तियों के साथ शुरू करते हुए, एक और जहां बिहार चुनाव में एक को प्रचंड जीत मिलती है तो दूसरी पार्टी को शर्मनाक हार मिलती है। शर्मनाक हार का ठेकड़ा किसके माथे पर फोड़ा जाए और प्रचंड जीत का श्रेय और मुकुट किसके माथे पर बांधे जाए, इस पर मैं बहुत ही एक सटीक और सच्चा विश्लेषण करने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले मैं हार पर आता हूं। महागठबंधन और तेजस्वी यादव की पार्टी का हार का सबसे बड़ा कारण क्या रहा? तेजस्वी यादव के पास सिर्फ एक समीकरण है और वह समीकरण है माई समीकरण, जिसमें मुस्लिम और यादव है। मुस्लिमों की जनसंख्या यदि आप 20% ले लेते हैं लगभग, और यादवों की संख्या 18% ले लेते हैं तो दोनों मिलाकर 38% आता है। और आपके विरुद्ध में मतों दूसरे के पास मत कितने परसेंट है? 62% है। तो आप कहां से चुनाव जीत जाइएगा? आपके पास मत जब है ही नहीं तो आप कहां से चुनाव में विजय प्राप्त कर लीजिएगा? सबसे बड़ा फैक्ट यही है, सबसे बड़ी सच्चाई यही है। आपका हार का कारण का पहला यही है। और आप सिर्फ दो जातियां, यह सबसे बड़ा हकीकत है, सबसे बड़ी सच्चाई है कि ग्राउंड पर आपको यादव और मुसलमान के अलावा कोई भी जाति, चाहे वह अग्रणी जाति हो, चाहे वह पिछड़ी जाति हो, चाहे वह एससी एसटी जाति हो, कोई भी आपके साथ नहीं। यह सबसे बड़ा ग्राउंड की सच्चाई है। आप अकेले हैं, आप अलग थलग पड़ गए हैं। तो आपको जाकर समाज में जाकर इन जातियों से संवाद स्थापित करना होगा, इन जातियों का विश्वास जीतना होगा, इन जातियों के करीब जाना होगा, इन जातियों को अपने पक्ष में करना होगा। और अगर आप ऐसा करने में समर्थ नहीं होते हैं तो आप जीत की उम्मीद मत कीजिएगा। सबसे बड़ी बात है, इन जातियों का विश्वास आप खो चुके हैं। फैक्ट है यह, क्योंकि कोई भी जाति हो, फैक्ट है कि कोई भी जाति आज आपके साथ नहीं है। तो सबसे पहले आपका काम होना चाहिए समाज में जाकर इनसे बात करना, समाज में जाकर इनके बीच संवाद स्थापित करना, चाहे वह अग्रणी जातियां हो चाहे पिछड़ी जातियां हो, सबके साथ आपको संवाद स्थापित करनी होगी। पहला कारण। आपके हार का दूसरा सबसे बड़ा कारण मानता हूं कि हमारे समाज के कुछ बच्चे हरियर मुएठा बांधकर जो सोशल मीडिया पर दूसरी जात के लोगों को गालियां दे रहे हैं, उसे नीचा गिरा रहे हैं, उन्हें अपमानित कर रहे हैं, यह आपके हार का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। आपको इससे बचना होगा। मैं एक शिक्षक हूं और मैं भाषणबाजी नहीं करता हूं, मैं विचारों की सत्यता की परख रखता हूं। और मैं एक छोटा सा क्षेत्र में पढ़ाकर, मेरे पास सभी समाज के बच्चे आते हैं, सभी कौम के बच्चे आते हैं, सभी संप्रदाय के बच्चे आते हैं और मैं उन बच्चों से वार्तालाप करता हूं, बातचीत करता हूं, एज ए गार्जियन बातचीत करता हूं। और मैं इतना छोटा क्षेत्र में रहकर भी हजारों बच्चों को जॉब दिया हूं, उन्हें सही दिशा दिखाने का प्रयास करूंगा। तो कोई टीचर भाषणबाजी नहीं करता है, कोई टीचर राजनीति नहीं करता है, वो आपको फैक्ट देगा, आपको सच्चाई से परिचित करवाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो बच्चे आपको रियल की दुनिया से निकलकर रियल दुनिया में आनी होगी। हार का दूसरा कारण, दूसरा सबसे बड़ा फैक्ट है आपके साथ। और आपको शिक्षित होना पड़ेगा, वेल एजुकेटेड होना पड़ेगा, आपको शीर्षस्थ
पद प्राप्त करने होंगे, ऊंचे पद पर प्राप्त करने होंगे, क्योंकि यह समाज की सबसे बड़ी सच्चाई है कि हमारे समाज के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, जितनी भी, चाहे वह राष्ट्रीय संस्थाएं हो, चाहे वह राष्ट्रीय आयोग हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, शीर्ष पद पर आप नहीं है। आपको शीर्ष पदों पर पहुंचना होगा, आपको अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी होगी, आपको प्रोफेसर बनना होगा, आपको आईएएस बनना होगा, आपको आईपीएस अफसर बनना होगा। यह फैक्ट है, समाज की सबसे बड़ी सच्चाई है कि हम एक सिपाही बनकर समाज को बदलने की परिकल्पना अगर करते हैं तो भूल करते हैं। आप एक सिपाही बनकर अपनी जीविका चला सकते हैं, अपने पेट, बच्चों का पेट को भर सकते हैं, लेकिन समाज को नहीं बदल सकते हैं। समाज के को बदलने के लिए हमें अपने बच्चों को पढ़ाना होगा, हमें पढ़ना होगा, उच्च शिक्षा प्राप्त करनी होगी, काफी हाई वेल एजुकेटेड होना पड़ेगा, अच्छे प्रोफेसर होने पड़ेंगे, अच्छे पत्रकार बनने पड़ेंगे, अच्छे वकील बनने पड़ेंगे, अच्छे चिंतक बनने पड़ेंगे। क्योंकि जब हम कोई शिकायत लेकर वहां तक जाते हैं ना, तो उन पदों पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति हमारा जो शिकायत है, उन शिकायतों को तर्जीह नहीं देता है। तो सबसे पहले आपको वेल एजुकेटेड होना पड़ेगा, सच्चाई है। अब मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचता हूं, अब मैं यह कोशिश करता हूं कि जीत का कारण क्या है। मैं पहले भी बता चुका हूं, जीत का कारण सबसे बड़ा फैक्ट है कि महिलाओं का इस मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना। अब महिलाओं ने और युवाओं ने इस बार पिछले जितने भी चुनाव हुए उससे 8%, 3.5 करोड़ मतदाताओं का अगर हम 8% निकाल देते हैं और इसमें 243 कंस्टिट्यूएंसी से मैं भाग दे देता हूं, तो लगभग 8,000 प्रत्येक बूथ पर महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग किया है। और आप जीत का आंकड़ा देखिएगा, लगभग 80 से 90% सीटों पर जो जीत का हार और जीत का अंतर रहा है ना, वो आपको 5,000 या 10,000 के बीच रहा है, या इससे भी कम रहा है। यही एक फैक्ट है, देख लीजिएगा इस चीज को। और इस स्थिति में क्या नीतीश जी का घूस बूथ पर काम आ गया? और फैक्ट यही नहीं है, फैक्ट यहां तक है कि सरकार ने किसी न किसी बहाने से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से 40% लोगों को, महिलाओं को मिला दे, ऐड कर दें, तो मैं बोल रहा हूं, बिल्कुल फैक्ट बोल रहा हूं और तर्क संगत बोल रहा हूं, फैक्ट के साथ बात कर रहा हूं। 40% लोगों को किसी न किसी रूप में उनके खाते में राशि पहुंचाई गई है। इन 40% को अगर हम कर दें ना, जितने भी 7 को 42 लाख का अगर हम 500 में निकाल दूंगा ना, तो ऐसे मतदानों की संख्या हो जाती है 25,000। तो क्या मुफ्त में जो खाने की आदत है या मुफ्त की जो रबड़ियां हैं, इस चुनाव में सर चढ़कर बोला है। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि नीतीश का कुनावी घूस बूथ पर काम आया है और उनकी जीत का सबसे बड़ा कारण यही रहा है। अब वो विकास की बात करते हैं, तो मैं आप लोगों को एक टास्क दे रहा हूं, सीधा टास्क, फैक्ट टास्क दे रहा हूं, और आप जाकर अपने समाज में, अपने गांव में इस बात की सर्वे कर लीजिएगा। विकास का 3 स्वरूप होते हैं, शैक्षणिक रूप से विकास, दूसरा आर्थिक विकास, और तीसरा सामाजिक और राजनीतिक विकास। ये 4 फैक्ट हैं। आप अपने गांव में एक सर्वे कीजिएगा और देखिएगा कि आपके गांव में कितने % बच्चे एमए और पीएचडी हैं। अगर आपके गांव में 1% बच्चे भी, 1% मतलब 100 में 1, जितनी गांव की जनसंख्या उससे निकाल लीजिएगा 1%, अगर 1% बच्चे भी पीजी और पीएचडी हैं, तो समझ लीजिएगा आपकी गांव की स्थिति, शैक्षणिक स्थिति बहुत ही बेहतर है, बहुत ही अच्छी है। अगर ऐसा नहीं है तो आपके गांव की स्थिति, आपके घर की स्थिति, शैक्षणिक स्थिति बहुत ही बदहाल है, बहुत ही बदतर है। और यह फैक्ट है, नहीं मिलेगा आपको।
कितने बच्चे मैट्रिक के बाद उच्च शिक्षा को प्राप्त कर पाते हैं, कितने बच्चे पीजी कर पाते हैं, कितने बच्चे पीएचडी कर पाते हैं, इसका आप एक सर्वे कीजिएगा। गांव में घर झोपड़ी का हो, लेकिन उससे निकलने वाले बच्चे अगर पीएचडी हो, उसके नाम के पहले डॉक्टर शब्द लगा हो, तो समझ लीजिएगा वो विकास पे रास्ते पर है। अगर आपका घर शीश महल हो और आपके घर से निकलने वाले बच्चों का एजुकेशन मैट्रिक इंटर हो, तो आप समझ लीजिएगा कि आप बहुत ही बदतर स्थिति में है और इसे विकास नहीं कहा जा सकता है। जहां तक विकास की बात है, आपको पढ़ना होगा। इस हार जीत के भ्रमजाल से अब उठकर निकलकर आपको मेहनत करना होगा, कर्म क्षेत्र पर आपको ध्यान देना होगा। विकास की आप बात करते हैं, शैक्षणिक विकास का क्या विकास? जहां विद्यालय आज भोजनालय बन गया है, जहां आज पाठशाला में परिवर्तित हो गया है। अच्छे स्कूल के भवनों को विकास नहीं कहा जाता है। जिस स्कूल में अच्छे शिक्षक हो, पढ़ाने वाले शिक्षक हो, उसे विकास कहा जाता है। अच्छे बिल्डिंग नहीं पढ़ाया करते हैं, न अच्छे बिल्डिंग पढ़ा करते हैं। अच्छे रोड को विकास नहीं कहा जाता है। आपका विकास का दृष्टिकोण क्या है? अच्छे रोड को विकास नहीं कहा जाता है। आप देखिएगा कि उस रोड पर चलने वाले बच्चे क्या उस रोड पर टेम्पो लेके निकलते हैं, 2 पैसे की कमाई करने के लिए निकलते हैं, या उस पर एक ऐसे पद पर है जिसमें वो कार लेके निकलते हैं? क्या यह रोड आपके बच्चों को टेम्पो चलाकर 2 पैसे कमाने के लिए बनाए गए हैं? तो इसे मैं वास्तविक विकास कदापि नहीं मानता। यह जो विकास है वह वर्चुअल विकास है, वह कृत्रिम विकास है, वह सच्चा विकास हो ही नहीं सकता है। और आप कहां तक विकास कर गए हैं? प्रत्येक लोग अपने घर की स्थिति को देखिएगा, आर्थिक स्थिति को देखिएगा, बिल्कुल सच्चाई से उसकी पड़ताल कीजिएगा कि आपके घर की स्थिति क्या है, आपकी थाली की स्थिति क्या है, आपकी रोटी की स्थिति क्या है, आपके पहनावा की स्थिति क्या है, आपका स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड क्या है। देखिएगा बहुत करीब से। क्या आप सरकारी अनुदान पर निर्भर करते हैं, सरकारी अनुकंपा पर निर्भर करते हैं, या आपके पास इतनी कमाई है कि आप स्वाभिमान के साथ, ईमानदारी के साथ बहुत ही अच्छे लाइफ स्टाइल जी पा रहे हैं? आप फैक्ट वहां पे देखिएगा। विकास इसको नहीं कहते हैं। क्या 2 वक्त की रोटी हम कितने विकसित हो गए हैं? सोचिएगा, 2 वक्त की रोटी के लिए, 2 वक्त के भोजन के लिए अगर हम झोला लेकर सरकारी अनुकंपा प्राप्त करने के लिए 5 किलो चावल लेने के लिए चले जाते हैं, क्या हमारा विकास का मापदंड यही है कि हमारी इतनी भी कमाई नहीं है कि हम 2 वक्त का भोजन भी खुद से कमाकर अपना पेट भर सकते हैं? तो क्या आप इसे विकास करते हैं? इस बात पर आत्मचिंतन कीजिएगा आप लोग। वास्तविक विकास क्या होता है? क्या आप को चुनाव के समय 10,000 रुपए दे दिया जाता है, तो क्या यह आपका विकास है? तो मैंने पूरी तरह सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ एक सटीक विश्लेषण करने का प्रयास किया हूं। हो सकता है कि मेरे विचारों से आप सहमत नहीं हो, यह आपका अपना विचार हो सकता है, लेकिन एज ए टीचर मैं बार बार बोल चुका हूं कि मैं बच्चों के साथ होता हूं, बच्चों के पास होता हूं, और प्रत्येक कौम, प्रत्येक वर्ग के बच्चे मेरे पास आता है। एज ए गार्जियन मैं उनसे हमेशा बातचीत करते रहता हूं, और मैं जो उससे एक्सेप्ट कर पाता हूं, उन बच्चों से वास्तविकता को जो मैं उनसे ले पाता हूं, मैं उसी वास्तविकता को आज चित्रित करने का, आप लोगों के सामने रखने का प्रयास किया हूं। तो अब आप हार जीत से बाहर निकालिए, और इसी पंक्तियों के साथ कि हौसले को खुद से कभी जुदा मत होने देना, हार कर भी हिम्मत कम मत करना, एक दिन तुम्हारा भी वक्त आएगा, उस वक्त का थोड़ा सा इंतजार जरूर कर लेना। और उन्हीं पंक्तियों के साथ, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह वैसे, वरदान मांगूंगा नहीं, दया की भीख लूंगा नहीं। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। जय भगत सिंह,
जय हिंद, जय भारत।